चलिए लेट अस बिगिन। लेट अस क्विकली स्टार्ट एंड क्विकली फिनिश। अच्छा, कल ऑनलाइन गाइस एक बार क्विकली कंफर्म करेंगे कि पहले तो आवाज स्क्रीन सब ठीक है? ओके। दूसरी चीज एक और कंफर्म करेंगे कि कल और मतलब अभी अगले 2 3 4 दिन के लिए अगर अपन ने क्लास जो है 5 to 6:45 7 ऐसा रखा तो चलेगा सबको? आरुष, कंचन, नहुष, शुभंकर। 1 आवर में कंचन मतलब वो कवर नहीं हो पाएगा फिर पूरा अपना। ओके चलिए। एजेंसी पढ़ रहे थे अपन। एजेंसी में अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स, ये अपन ने देखा था। क्रिएशन ऑफ एजेंसी कैसे होती है, प्लस टाइप्स ऑफ एजेंसी मतलब एजेंसी क्रिएट कैसे होती है उसमें देखा था अपन ने, एक्सप्रेस और इंप्लाइड तरीके से। इंप्लाइड में नाउ देयर इज फर्दर डिस्क्रिप्शन या फर्दर मेथड्स या टाइप्स अपन जो बोल सकते हैं। इंप्लाइड एजेंसी में क्या क्या कवर होता है? सबसे पहला एजेंसी बाय एस्टॉपल। एजेंसी बाय एस्टॉपल मतलब क्या? एक पर्सन ने अपने कंडक्ट से ऐसा कुछ बताया कि भाई दूसरा पर्सन मेरा एजेंट है, उसके बेसिस पर थर्ड पर्सन ने उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, उसके बाद में फिर वो डिनाई नहीं कर सकता एजेंसी को। ए ने अपने कंडक्ट से ये बताया कि बी उसका एजेंट है, उसके बाद में सी ने कुछ ट्रांजैक्शन उनके साथ में कर लिया, उसके बाद में ए जो है उसको एजेंसी को डिनाई नहीं कर सकता, राइट? Where the principal by his conduct or statement willfully induces another to believe that certain person is his agent, subsequently prevented from, stopped or denying from the fact of agency. अब इसके लिए ये चीजें फुलफिल होना जरूरी है। सबसे पहले तो क्या, प्रिंसिपल ने कुछ तो रिप्रेजेंटेशन किया है, राइट? दूसरा, रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक्सप्रेस या इंप्लाइड कुछ भी हो सकता है। जो उसने कुछ तो भी किया है, जो कंडक्ट किया है वो एक्सप्रेसली इंप्लाइडली किसी भी तरीके से हो सकता है। तीसरा, रिप्रेजेंटेशन मस्ट स्टेट दैट एजेंट हैज द अथॉरिटी टू डू सर्टेन एक्ट। उसने अपने रिप्रेजेंटेशन से ऐसा बताया है कि ये मेरा एजेंट है और इसको कुछ तो भी करने की मेरे बिहाफ पर अथॉरिटी है। इस बेसिस पर इंड्यूस थर्ड पर्सन बाय सच रिप्रेजेंटेशन, उसके बेसिस पर थर्ड पार्टी ने कुछ तो भी एक्शन किया है। थर्ड पर्सन मस्ट हैव बिलीव्ड द रिप्रेजेंटेशन एंड मेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिलीफ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, राइट? तो यहां पर एजेंसी एस्टॉपल का रूल जो है वो लग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, पीएल प्रिंसिपल, इसने क्या किया, सेवरल मंथ्स तक सुनील को अलाउ किया कि तू जो है प्रसाद से गुड्स खरीद सकता है। ओके, तू जो है प्रसाद से गुड्स खरीद सकता है क्रेडिट पर, उसको मैं पेमेंट करता रहूंगा। ये पीएल जो है उसको पेमेंट भी कर रहा था प्रसाद को, बहुत टाइम तक कर रहा था। थोड़े टाइम बाद, अब यहां पर इसमें एक्सप्रेस कोई इनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं था एजेंसी का, बट थोड़े टाइम बाद इनका झगड़ा हो गया। सुनील ने अब जो गुड्स खरीदा था उसके लिए पीएल बोला नहीं नहीं, मैं तो ये तो मेरा एजेंट है ही नहीं, मैं पेमेंट को नहीं करूंगा। यहां पर ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि पहले उन्होंने ऐसा बताया है कि उन दोनों में एजेंसी रिलेशन है। दूसरा, एजेंसी बाय नेसेसिटी। कभी कभी क्या होता है, इमरजेंसी के सिचुएशन में एक पर्सन को वो सारी चीजें करने की अथॉरिटी मिल जाती है, दैट इज एजेंसी का रिलेशन क्रिएट हो जाता है, जो कि उसको नॉर्मली करने की अथॉरिटी नहीं थी, ठीक है, ड्यू टू सम इमरजेंट सर्कमस्टांसेस।
पर्सन इज ऑथोराइज्ड व्हाट ही कैन नॉट डू इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, बट इसके लिए कुछ इमरजेंसी का सही में केस होना चाहिए, राइट? उस केस में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल ऑथोरिटी एक्वायर कर लेता है एक पर्सन। तीसरा हो सकता है बाय लॉ, जैसा अपन ने बोला लॉ ही ट्रीट करता है एक पर्सन को दूसरे का एजेंट। पार्टनरशिप में जैसे ही कोई पर्सन पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, इट इज कंसिडर्ड वन पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म एज वेल एज अदर पार्टनर्स। राइट ऑफ अ पर्सन एज टू एक्ट डन विदाउट हिज ऑथोरिटी, इफेक्ट ऑफ रैटिफिकेशन। देखो अब यहां पर यह पॉइंट क्या बोलता है, ए एक पर्सन था, बी ने क्या किया, बी ने कुछ तो भी काम किया थर्ड पार्टीज के साथ में, ठीक है? बी जो है ना उसको ऑथोरिटी नहीं थी, वो एजेंट नहीं था, एजेंट था भी तो वो काम करने की उसको ऑथोरिटी नहीं थी, राइट? बट उसने वो काम कर लिया थर्ड पार्टीज के साथ में। अब ए के पास में क्या ऑप्शन रहता है, लॉ बोलता है दो ऑप्शन रहता है। एक तो ए चाहे तो उसको रैटिफाई कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, तो एजेंट नहीं था फिर भी आए, एक्सेप्ट द ट्रांजैक्शन। दूसरा उसको डिसओन कर सकता है, दूसरा क्या कर सकता है, डिसओन कर सकता है। Where acts done by one on behalf of another, but without his knowledge or authority, he may elect to ratify or to disown. अगर ratify कर लिया तो क्या होगा, same effects will follow as if it had been performed by the authority. नॉर्मली जैसा ऑथोरिटी में होता है वैसा ही ऐसा समझा जाएगा कि नॉर्मल उसके ऑथोरिटी से काम किया गया है एंड वैसा ही हुआ है। रैटिफिकेशन मतलब एक्सप्रेसली या फिर इंप्लाइडली बेसिकली एक्सेप्ट करना उसके ट्रांजैक्शन को। अब ये रैटिफिकेशन डिसोन कर दिया तो ठीक है, नहीं पता मेरे को तू कौन है, तूने गलत किया, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा, डिसोन। अगर रैटिफिकेशन होता है तो रैटिफिकेशन भी नहीं क्या, वैलिड कहलाए जाने के लिए कुछ अपने को एसेंशियल्स होने जरूरी है उसमें। सबसे पहला, रैटिफिकेशन मे बी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। रैटिफिकेशन जो है एक्सप्रेसली भी हो सकता है, इंप्लाइडली भी हो सकता है। एक्सप्रेसली स्पेसिफिकली बोल दिया अपन ने कि भाई ठीक है आई एक्सेप्ट दिस। इंप्लाइडली कैसे हो सकता है, ए ने बी को अथॉरिटी नहीं दी थी कि तू किसी को पैसे दे, किसी को पैसे उधार पर दे, ऐसा अथॉरिटी दी नहीं थी ए ने बी को, बट बी ने ए के नाम पर पैसे दे दिया सी को, ठीक है? अब ए ने उसको बोल करके कुछ रैटिफाई नहीं किया, बट सी से जो इंटरेस्ट आया ना उस पर वो एक्सेप्ट कर लिया। इट इज एज गुड एज उसने ये वाला ट्रांजैक्शन भी एक्सेप्ट कर लिया, इंप्लाइडली रैटिफाई कर दिया। नॉलेज रिक्विसाइड फॉर वैलिड रैटिफिकेशन, नो वैलिड रैटिफिकेशन हुज नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस आर मटेरियली डिफेक्टिव। अगर एजेंट ने पूरे फैक्ट्स नहीं बताए थे प्रिंसिपल को और उस केस में प्रिंसिपल ने रैटिफाई कर लिया तो वो रैटिफिकेशन वैलिड नहीं रहेगा। ए ने बी को बोला था कि कुछ चीजें खरीद ले एक्स रेट पर मार्केट से, बी ने वो वाई रेट पर, उससे ज्यादा रेट पर खरीद लिया, बोले मालिक ऐसा है बाहर महंगाई मिल रहा है मैं खरीद ले रहा हूं। ए ने बोला ठीक है। बाद में पता चला कि बी ने एक्चुअली वो बाहर से नहीं खरीदा था, खुद के पास में उसके दुकान में पर्सनल स्टॉक था, वो ही उसने बाहर के नाम पर खरीद लिया था। यहां पर इसने कुछ तो भी झूठ बोला है, मतलब सही नहीं किया है, तो यहां पर नॉलेज रिक्विसाइट वाज नॉट देयर एंड दिस रैटिफिकेशन वाज नॉट वैलिड। whole transaction must be ratified. There can be ratification of an act in entirety or rejection in entirety. या तो पूरा हां या तो पूरा ना, राइट? आधा हां आधा ना ऐसा नहीं चलेगा, या तो पूरा एक्सेप्ट या तो पूरा रिजेक्ट। रैटिफिकेशन कैनॉट इंजोर थर्ड पर्सन, ये पॉइंट देखो, ए ने बी को कुछ करने की अथॉरिटी दी नहीं थी बट बी ने फिर भी वो कर दिया। ए जो है उसको डिसोन कर सकता है या तो रैटिफाई कर सकता है। अब डिसोन कर दिया तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको डिसोन करना है, थर्ड पार्टी को क्या हो रहा है क्यों हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं, वो डिसोन कर सकता है। बट ये क्या बोल रहे हैं, अगर रैटिफाई करने से थर्ड पार्टी को कोई नुकसान हो रहा है, इंजरी हो रही है, तो उस केस में वो रैटिफिकेशन
नहीं कर सकता। जैसे ए ने सी को एक प्रॉपर्टी अपनी कुछ तो भी दी थी थोड़े दिन के लिए, बोले जब मैं वापस मांगू तब वापस दे देना, ओके, अगर तूने टाइम पर नहीं दिया तो तेरे को डैमेजेस भरने पड़ेंगे। सी बोला ठीक है। अब क्या हुआ, बी जो कि जिसके पास में इससे वापस प्रॉपर्टी मांगने की अथॉरिटी नहीं थी, वो गया सी के पास में, बोले मैं ए के बिहाफ पर आया हूं, मेरे को प्रॉपर्टी वापस देना पड़ेगा तुमको। सी ने बोला मैं नहीं दूंगा, राइट, सी ने बोला मैं नहीं दूंगा। अब यहां पर बी की ये एक्ट अगर ए रेटिफाई कर दे तो इट विल बी एज गुड एज कि ए ने उससे प्रॉपर्टी मांगा था और फिर सी को डैमेजेस भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा हो जाएगा कि ए के मांगने पर उसने नहीं दिया। यहां पर रेटिफिकेशन नहीं हो सकता। रेटिफिकेशन जो है रीजनेबल टाइम में होना जरूरी है और रेटिफिकेशन का कम्युनिकेशन भी होना जरूरी है टू द अदर पार्टी। एक्ट टू बी रेटिफाइड मस्ट बी वैलिड। इलीगल एक्ट्स को, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एक्ट्स को आप रेटिफाई नहीं कर सकते ऑब्वियसली। देन एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, एक एजेंट की अथॉरिटी कितनी है, कहां तक है। पहला, एजेंट्स अथॉरिटी इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, क्या बोलते हो, एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू डू एन एक्ट हैज अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल एक्ट नेसेसरी इन द ऑर्डर टू डू सच एक्ट। देखो, ए ने बी को अथॉरिटी दिया था कि तू मेरे लिए घर बना सकता है, घर बना सकता है, इसका मतलब उससे रिलेवेंट जो चीज करनी जरूरी है वो सारी चीजें करने की भी अथॉरिटी वहां पर दे दी गई है। घर बनाने के लिए लेबर्स को एम्प्लॉय करना, सीमेंट खरीदना, ये सब की भी अथॉरिटी दे दी गई है, ऐसा मान लिया जाएगा। उसको वो सारी चीजें करने की भी अथॉरिटी रहेगी। ऐसा नहीं कि घर बनाने की अथॉरिटी दे दी और देखो सीमेंट खरीदने की अथॉरिटी नहीं है, ऐसा नहीं रहेगा। एग्जाम्पल 15, ए ने एम्प्लॉय किया बी को टू रिकवर अ डेट इन मुंबई, जा बोले मेरे बिहाफ पर डेट रिकवर कर। अब डेट रिकवर करने के लिए हो सकता है सामने वाले पार्टी पर केस करना जरूरी हो, वो केस करने की भी अथॉरिटी उसको, सामने वाले को, एजेंट को मिल जाती है। दूसरा, एजेंट्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी, ये जो अपन ने ऊपर देखा उसी को यहां पर डिटेल में उन्होंने बताया कि इमरजेंसी के केस में एक एजेंट के पास में एक्स्ट्रा एक्सेस अथॉरिटी आ जाती है। नॉर्मली हो सकता है कि उसके पास में अथॉरिटी ना हो, बट एक्स्ट्रा अथॉरिटी उसके पास में आ जाती है इन केस ऑफ इमरजेंसी। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को एज अ केयर टेकर अपने प्रॉपर्टी का कुछ तो भी अपॉइंट किया, कुछ उसको करने का, प्रॉपर्टी से रिलेवेंट कुछ करने का अधिकार नहीं था, बट वहां पर जब ए नहीं था तब पीछे से वहां पर फायर लग गई। दिस कंस्टिट्यूट्स इमरजेंसी, राइट। यहां पर अब फायर में बचाने के लिए, वो प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, एक नॉर्मल आदमी अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जो चीजें करता है वो चीजें करने की सारी अथॉरिटी बी के पास में आ जाती है, अपने प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए। अब इमरजेंसी कोई भी केस में बोल सकते हैं क्या अपन? नहीं, प्रॉपर वैलिड इमरजेंसी है, इसके लिए भी ये कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। पहला, एजेंट शुड नॉट बी इन अ पोजीशन और अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट विद दिस प्रिंसिपल। बी के पास में अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो प्रिंसिपल को पूछे कि क्या करूं क्या ना करूं। ऑब्वियसली फायर लग गई तो पहले फोन लगाएगा या पहले आग बुझाएगा। दूसरा, एक्चुअल एंड डेफिनेट कमर्शियल नेसेसिटी, सही में कुछ तो भी वहां पर नेसेसिटी रहनी चाहिए। एजेंट ने बोनाफाइड मतलब जेन्युइन इसमें एक्ट करना है फॉर बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल। एजेंट ने सबसे रीजनेबल एंड प्रैक्टिकेबल कोर्स जो है वो अपनाना है। एंड एजेंट मस्ट हैव इन पोजेशन ऑफ द गुड्स बिलोंगिंग टू हिज प्रिंसिपल, जो ऑब्वियसली उसके पोजेशन में रहेगा तभी तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा ना, उसके पोजेशन में वो गुड्स रहना जरूरी है। इसको मार्क कर लेना। आई फील कि कभी तो भी ऐसा 2-3 मार्क के लिए आ सकता है। सब एजेंट, एक प्रिंसिपल ने अपने लिए कोई पर्सन अपॉइंट किया, उसको डेलीगेट किया, ही इज व्हाट? एजेंट। वही काम करने के लिए अगर एजेंट ने अपना फर्दर कोई एजेंट अपॉइंट किया, ही इज कॉल्ड अ सब एजेंट।
बाय डिफॉल्ट बेसिक रूल लॉ का ये बोलता है कि एक एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता, एक सब एजेंट का अपॉइंटमेंट इज इनवैलिड, इट्स नॉट लॉफुल. Agent cannot lawfully employ another to perform acts which has been expressly or impliedly undertaken to perform personally, unless ordinary customs or from the nature of agency sub agent must be employed. अगर वहां पर ऐसे कस्टम फॉलो होते हैं या फिर आपको स्पेसिफिक अथॉरिटी है कि सब एजेंट को अपॉइंट कर सकते हो, तो वहां पर रेयर केसेस में अपॉइंट किया जा सकता है, बट बेसिक रूल ये बोलता है सब एजेंट को अपॉइंट नहीं किया जा सकता. क्यों? इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम डेलीगेटिस नॉन पोटेस्ट डेलीगेट. मतलब अ डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट. एजेंट को जो है ऑलरेडी काम प्रिंसिपल से डेलीगेट होकर के मिला है, ये फर्दर इस काम को डेलीगेट नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में नहीं क्या फिड्यूशरी रिलेशन होता है, भरोसे का. प्रिंसिपल ने एजेंट पर भरोसा करके उसको कुछ तो भी काम दिया है. प्रिंसिपल का सब एजेंट के साथ में तो कुछ पता नहीं है उसको, राइट? इसीलिए प्रिंसिपल का काम वो ऐसा सब एजेंट को डेलीगेट नहीं कर सकता. इट इज नॉट लॉफुल, द एजेंट इज डेलीगेटी एंड अ डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट बिकॉज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज ऑफ फिड्यूशरी नेचर. एक्सेप्शंस जहां पर अपॉइंटमेंट की जा सकती है सब एजेंट की, इफ द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ओरिजिनली कंटेम्पलेटेड, पहले ही आपको प्रिंसिपल ने अथॉरिटी दी है कि ठीक है सब एजेंट को अपॉइंट किया जा सकता है. दूसरा, कस्टम्स ऑफ ट्रेड, उस बिजनेस में नॉर्मली ऐसी पद्धत है कि नॉर्मली सब लोग सब एजेंट को अपॉइंट करते हैं, वो चलता है, अगर ऐसा है तो भी वो चलेगा. एंड अनफोर्सिन इमरजेंसी, अगर कभी इमरजेंसी है, कुछ ऐसी सही में जरूरत है, तो वहां पर भी सब एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है. अगर वो लीगली अपॉइंट हुआ है तो ऑब्वियसली ही विल बी कंसिडर्ड लाइक प्रिंसिपल का ही एजेंट उसको माना जाएगा. ना, दो केसेस अपने को दिए हैं. सब एजेंट प्रॉपरली, दैट इज लीगली एंड विद द कंसेंट एंड विद द अथॉरिटी अगर अपॉइंट हुआ है तो कौन कैसे लायबल रहेगा किसको, एंड दूसरा विदाउट अथॉरिटी अगर हुआ है तो कौन किसको कैसा लायबल रहेगा. पहला, वेयर सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड. प्रॉपरली अपॉइंटेड मतलब विद द लीगल कंसेंट एंड एवरीथिंग प्रॉपरली. इस केस में प्रिंसिपल इज लायबल टू द थर्ड पार्टीज, प्रिंसिपल, एजेंट एंड सब एजेंट. थर्ड पार्टी के साथ में हो सकता है ए सब एजेंट ने कुछ डीलिंग की हो, तो क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल लायबल रहेगा थर्ड पार्टीज को, राइट? दूसरा, एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट, एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट. ये जो सब एजेंट है ना, इसको अपॉइंट किसने किया है, एजेंट ने. तो एजेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा प्रिंसिपल को अगर सब एजेंट ने कोई गड़बड़ की तो. एंड लास्टली, सब एजेंट्स लायबिलिटी टू प्रिंसिपल, सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स टू एजेंट बट नॉट टू द प्रिंसिपल. सब एजेंट जो है उसका प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एजेंट को लायबल रहेगा, प्रिंसिपल को लायबल नहीं रहेगा. एक्सेप्ट अगर उसने कुछ फ्रॉड वगैरह किया है, कुछ किया है, तो फिर प्रिंसिपल को लायबल रहेगा, अदरवाइज नहीं. दूसरा केस जहां पर सब एजेंट प्रॉपरली विदाउट, मतलब प्रॉपरली अपॉइंटेड नहीं है, दैट इज विदाउट अथॉरिटी, अनलॉफुली अपॉइंटेड है, तो एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स टू बोथ प्रिंसिपल एंड टू थर्ड पर्सन. क्या बोलते हो, यहां पर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन किसकी आ जाएगी, एजेंट की. अपॉइंटमेंट सब एजेंट का एजेंट ने किया है, प्रिंसिपल भी एजेंट को ही पकड़ेगा, थर्ड पार्टीज भी एजेंट को ही पकड़ेंगे. प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट. अब भले ही किया सब एजेंट ने बिना अथॉरिटी के, बट है तो वो प्रिंसिपल के अंडर के ही कुछ उसमें, मतलब हायरार्की में, प्रिंसिपल उसके एक्ट्स के लिए अभी भी लायबल रहेगा. एंड लास्टली, सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल एट ऑल. सब एजेंट तो कोई भी तरीके से प्रिंसिपल को लायबल नहीं रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एजेंट को ही लायबल रहेगा. कोई भी केस में उसका प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं है. प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट और सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल. सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो बोल रहा है प्रिंसिपल की लाइबिलिटी टू द थर्ड पार्टीज, राइट? एंड यहां पर सब एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रिंसिपल.
सेकेंड पॉइंट में वो प्रिंसिपल की लाइबिलिटी टू ऐसा बोल रहे हैं और सब एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रिंसिपल ऐसा बोल रहे हैं. देन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. सब्स्टिट्यूटेड एजेंट मतलब क्या, क्या पता है आपको? सब्स्टिट्यूटेड अपने को ऐसा लगता है कि एजेंट ने अपनी जगह पर दूसरे को अपॉइंट किया होगा, सब्स्टिट्यूटेड, बट ऐसा नहीं है एग्जैक्टली वो. कभी कभी क्या होता है, प्रिंसिपल फॉर एग्जाम्पल बोलता है एजेंट को कि भाई मेरी एक प्रॉपर्टी है, इसको अपने को बेचना है. एजेंट क्या बोलता है, बोले मालिक मेरे को ये आता नहीं काम, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है. प्रिंसिपल क्या बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, तू एक काम कर, तू मेरे लिए एक और एजेंट ढूंढ जो कि ये प्रॉपर्टी बेच सके. मेरे लिए एक और एजेंट अपॉइंट कर, तेरे अंडर मत कर, मेरे ही अंडर कर, बस अपॉइंटमेंट उसकी तू कर. राइट, दिस अपॉइंटेड एजेंट इज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. ठीक है, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द एजेंट फॉर द प्रिंसिपल in the business of agency with the knowledge and consent of the principal, they are what? Substituted agents. Substituted agent सब agents नहीं रहते हैं, they are different, वो directly principal के अंडर अपॉइंट होते हैं. Relationship between principal and person duly appointed by agent to act in business of agency. देखो क्या बोलते हो, where an agent expressly or impliedly holding an express or implied authority to name another person to act for the principal has named another, such person is not a sub agent but an agent of the principal for such part of the business. ये जो एजेंट अपॉइंट किया है, एजेंट 2 फॉर एग्जांपल एजेंट 1 ने एजेंट 2 को अपॉइंट किया है, ये डायरेक्टली प्रिंसिपल के अंडर अपॉइंटेड है. ठीक है, एजेंट 1 इसके लिए लायबल नहीं रहेगा. एजेंट की ड्यूटी, एजेंट 1 की ड्यूटी कितनी है? फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल, एजेंट 1 इसने ढूंढ करके लाया एजेंट 2, सिर्फ एक नॉर्मल इंक्वायरी करके वैलिड पर्सन को ढूंढ करके लाना, इतनी ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसके बाद में इसने कुछ गड़बड़ की, कुछ घोटाला किया, कुछ प्रॉब्लम किया, तो उसके लिए एजेंट 1 रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा. इन सिलेक्टिंग सच एजेंट, एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज. बस उसको ढूंढने में एक नॉर्मल पर्सन अपने लिए जैसा एजेंट अपॉइंट करेगा उस हिसाब से ही वो एजेंट ने ढूंढना है, बाकी और कुछ नहीं. देखो एग्जाम्पल 22, ए इंस्ट्रक्ट्स बी अ मर्चेंट टू बाय अ शिप, बी एम्प्लॉयज शिप सर्वेयर ऑफ गुड रेपुटेशन. प्रिंसिपल ने बोला कि अपने को एक शिप खरीदनी है, एक बोट, एक जहाज खरीदनी है. एजेंट 1 ने बोला मेरे को आता नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं. बोले ठीक है, दूसरा एक पर्सन अपॉइंट कर. उसने अपॉइंट करके लाया दूसरा A2 जिसको शिप के बारे में पता है. A2 ने शिप देखा और बोला अच्छी है शिप, बट वो शिप खराब निकली. राइट, अब यहां पर एजेंट 1 की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. राइट, क्योंकि एजेंट 1 ने सही आदमी ढूंढ कर लाया था इंक्वायरी करके. द सर्वेयर मेक्स अ चॉइस negligently and ship turns out to be unseaworthy. B is not, but the surveyor is responsible to A. उसी बेसिस पर लास्ट में हमको सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में डिफरेंस दिया है. ये वाला क्वेश्चन आया था अपने ये वाले अटेम्प्ट में. सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में क्या डिफरेंस है? पहला, सब एजेंट वर्क अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ एजेंट, बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट किसके अंडर काम करता है? प्रिंसिपल. सब एजेंट केस में एजेंट नॉट ओनली अपॉइंट्स अ सब एजेंट बट ऑल्सो डेलीगेट्स हिज ओन ड्यूटीज.
सब एजेंट को एक एजेंट अपनी ड्यूटी डेलीगेट करता है, बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को वो कोई डेलीगेशन नहीं करता, उसको डायरेक्टली प्रिंसिपल ही काम देता है। सब एजेंसी में प्रिंसिपल और सब एजेंट इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? कुछ नहीं। बट यहां पर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के साथ में प्रिंसिपल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज देयर। सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल किसको नहीं है? प्रिंसिपल को नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजेंट को वो रिस्पॉन्सिबल है। Substituted agent is responsible to the principal, not to the original agent. But substituted agent obviously principal को responsible रहेगा. Now sub agent के लिए agent is responsible to the principal for acts of sub agent. Sub agent की acts के लिए जो main agent है वो responsible रहेगा principal को, but substituted agent में जो agent 1 है वो responsible नहीं रहेगा for agent 2. सब एजेंट हैज नो राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द प्रिंसिपल फॉर रेम्यूनरेशन। अगर प्रिंसिपल ने सब एजेंट को रेम्यूनरेशन नहीं भी दिया तो भी वो प्रिंसिपल को स्यू कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट प्रिंसिपल को स्यू कर सकता है। सब एजेंट्स इम्प्रॉपरली अपॉइंट हो सकते हैं। इम्प्रॉपरली मतलब बाय डिफॉल्ट तो बोलते ही हैं कि सब एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकते आप, बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट्स में दे आर नेवर इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रिंसिपल के अंडर ही अपॉइंट होते हैं। एंड लास्टली, एजेंट रिमेन्स लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट एज लॉन्ग एज सब एजेंसी कंटिन्यूज। जब तक सब एजेंसी कंटिन्यूड है तब तक सब एजेंट की एक्ट के लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा, बट सब्स्टिट्यूट के केस में वो सिर्फ सही आदमी को ढूंढ के लाने तक ही मेन एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद में उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। समझा क्या? सब एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। ऑनलाइन गाइज, ओके। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एजेंट। एक एजेंट की क्या ड्यूटीज, क्या ऑब्लिगेशंस रहती है? ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एजेंट। सबसे पहला, ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस और कस्टम्स। जो प्रिंसिपल ने बोला वो शाना शाना सुनने का, वैसा वैसा काम करने का, ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजेंट की। एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट बिजनेस अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस गिवन बाय द प्रिंसिपल। अगर कुछ डायरेक्शन नहीं दिया है प्रिंसिपल ने तो अकॉर्डिंग टू द कस्टम विच प्रिवेल्स, जैसा वहां पर उस बिजनेस में, उस एरिया में नॉर्मली होता है, एक एजेंट नॉर्मली जिस तरीके से काम करता है उस तरीके से उसने करना चाहिए एट द प्लेस वेयर एजेंट कंडक्ट्स बिजनेस। अगर एजेंट ने उस हिसाब से एक्ट नहीं किया और प्रिंसिपल को कुछ लॉस हुआ तो वो एजेंट को भर करके देना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल अपने को दिया है, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया था। अब यहां पर कस्टम ऐसा था कि कभी भी कोई भी एजेंट को अपने प्रिंसिपल के लिए कोई भी पैसा मिलता है तो वो कैश को अपने हाथ में, मतलब इन हैंड, कैश इन हैंड ऐसा नहीं रख सकता, उसको जो है शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है, ऐसा वहां पर कस्टम था। अब एजेंट ने वो फॉलो नहीं किया, यहां पर ये इन्वेस्टमेंट पर जो लॉस हुआ होगा, जो उसने नहीं किया इन्वेस्टमेंट, उस पर जो लॉस हुआ वो एजेंट को भर करके देना पड़ेगा। प्रिंसिपल ने बोला था कि किसी को भी क्रेडिट पर गुड्स नहीं बेचना, किसी को भी उधार पर नहीं बेचना, बट फिर भी एजेंट ने बेच दिया, लॉस हो गया, वो एजेंट जो है लॉस भर करके देगा प्रिंसिपल को। दूसरा, ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल। एजेंट की ड्यूटी है कि वो अपना बिजनेस कंडक्ट करे विथ एज मच स्किल एज इज जनरली पॉसेस्ड बाय अ पर्सन एंगेज्ड इन सिमिलर बिजनेस। ड्यूली डेलीजेंटली अपना काम प्रॉपर स्किल एंड केयर के साथ में करे, ये एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, एजेंट इज बाउंड टू एक्ट विथ रीजनेबल डिलीजेंस एंड यूज सच स्किल एज ही possesses and to make compensation for the principal in consequences of his neglect or want of skill or misconduct.
देखो अब इसमें क्या बोलते हैं, ऊपर पहले वाले पैराग्राफ में एक लाइन है, अनलेस प्रिंसिपल हैज नोटिस ऑफ हिज वांट ऑफ स्किल। कभी कभी प्रिंसिपल ने क्या, एजेंट को कोई स्पेसिफिक स्किल अप्लाई करने के लिए अपॉइंट करता है। जैसे प्रिंसिपल ने एक शिप खरीदना था, अपन ने एग्जाम्पल देखा था। अब प्रिंसिपल ने इसका सर्वे करने के लिए नहीं क्या, एक एजेंट को अपॉइंट किया। ठीक है, बोले तू देख इसको, शिप को, अपने को खरीदना है, बरोबर है या नहीं। एजेंट ने देखा वहां पर सब कुछ बरोबर है या नहीं, और वहां पर नहीं क्या, बोले तू इसके साथ में जो बेच रहा है, फॉर एग्जाम्पल सेलर, उसके साथ में उसने जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिया है वो भी प्रॉपरली देख ले, देखो समझता है सब शिप का लेने देने का, तो प्रॉपरली वो कॉन्ट्रैक्ट को भी देख ले। एजेंट ने शिप देखा बट ये कॉन्ट्रैक्ट देखा नहीं। ओके, अब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसे क्लॉजेस थे जो कि नॉर्मली नहीं रहते हैं, और प्रिंसिपल को उसके वजह से कुछ तो भी नुकसान हो गया, कुछ लॉस हो गया। यहां पर एजेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि वही काम करने के लिए उसके वो स्किल के वजह से ही तो उसको अपॉइंट किया था ना, राइट। यहां पर जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ऐसी कोई स्पेसिफिक स्किल के लिए अगर आपको अपॉइंट किया गया है तो आपने वो स्किल लगानी जरूरी है, आपने मतलब वो एजेंट ने वो स्किल एक्सरसाइज करनी जरूरी है। अगर स्पेसिफिक स्किल ऐसा नहीं है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नॉर्मल केयर एंड नॉर्मल जो एक नॉर्मल प्रूडेंस के साथ में जो एक पर्सन काम करता है, वो प्रूडेंस के साथ में उसने नॉर्मली काम करना जरूरी है। ठीक है, जैसे पी ने, एक प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया था, उसको बोला था तू क्रेडिट पर गुड्स बेच सकता है। अब कोई भी आदमी, एक आदमी दूसरे आदमी को क्रेडिट पर, उधार पर अगर गुड्स बेचेगा तो नॉर्मल इंक्वायरी क्या करेगा? राइट। और मतलब जिस पर्सन को अपन बेचने वाले हैं उसकी मार्केट में स्टैंडिंग कैसी है, क्रेडिबिलिटी कैसी है, ये हर कोई चेक करता है। इसमें कोई एक्स्ट्रा स्किल वगैरह है क्या? नहीं, ये तो नॉर्मल प्रूडेंस है। ये नॉर्मल प्रूडेंस ए ने लगाना जरूरी है, भले कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं है, बट ये नॉर्मल स्किल, नॉर्मल प्रूडेंस लगाना जरूरी है। अगर ए ने बिना ऐसी कोई इंक्वायरी किए इसको गुड्स बेच दिया और नुकसान हो गया, इसने पैसे बुड़ा दिए, तो फिर यहां पर वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा प्रिंसिपल को। अगर उसने प्रॉपर इंक्वायरी वगैरह की थी, डिलीजेंटली सब कुछ किया था, वो प्रूफ कर सकता है, उसके बाद में बी ने डुबा दिया तो फिर ऑब्वियसली अब उसकी भी गलती नहीं है। ऐसा ये दो एग्जाम्पल्स है अपने को, बचे हुए दोनों आप एक बार पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हाउ कम? हाँ, हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक स्किल, मतलब जनरली स्पेसिफिक स्किल ऐसा बोलते हैं कि नॉर्मली प्रैक्टिकल इसमें देखे तो अपन उसी, कोई जो एजेंट को मेन काम नहीं आता उसी के लिए वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अपॉइंट करता है। बट नॉर्मली और कोई काम हो सकता है, वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, इसके लिए एक और एजेंट अपॉइंट करने बोला है उसने, वैसा भी हो सकता है। कुछ डिफरेंस नहीं है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो है ना, उसमें प्रिंसिपल और एजेंट, इसमें जो रिलेशन होता है ना, वैसा ही होता है एक सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में। ये भी जैसा एजेंट ये है, जैसा इनका रिलेशन है, वैसा ही कंप्लीटली इनका भी रहेगा।
बस एक फर्क रहता है कि ये एजेंट को डायरेक्टली प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया है, ये एजेंट को इसने लाया है, अपने रेफरेंस से लाया है, ऐसा समझ लो बस, राइट। बाकी सारी चीजें वांट ऑफ स्किल वगैरह जैसा इसको एप्लीकेबल होगी वैसे ही इसको भी एप्लीकेबल होगी। ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स, एक एजेंट की ड्यूटी है कि प्रिंसिपल जब उससे मांगे तो प्रॉपर अकाउंट्स, प्रॉपर सब कुछ हिसाब किताब वो प्रिंसिपल को दे। प्रॉपर हिसाब किताब में सिर्फ अकाउंट्स नहीं आते, साथ में उसके सपोर्टिंग वाउचर्स वगैरह जो होते हैं वो भी आते हैं। आनंद प्रसाद वर्सेस द्वारकानाथ, इसमें वो डिसाइड हुआ था। एजेंट ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल, एजेंट की ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है कि अपने प्रिंसिपल से टाइम टू टाइम वो कम्युनिकेट करता रहे, डायरेक्शंस ऑब्टेन करता रहे, कभी उसकी जरूरत पड़ी इंस्ट्रक्शन वगैरह की तो वो ऑब्टेन करे। ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट, एक प्रिंसिपल एक एजेंट को अपॉइंट करता है, एजेंट की ये ड्यूटी है कि वो प्रिंसिपल से बिना पूछे खुद के लिए कोई पर्सनल ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता रिलेटिंग टू दोस ट्रांजैक्शन दैट ही कैरीज आउट विद द प्रिंसिपल। नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल। अगर उसने ऐसा किया तो प्रिंसिपल कैन रेपिडिएट द ट्रांजैक्शन, प्रिंसिपल उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल करवा सकता है। दूसरा, क्लेम फ्रॉम एजेंट एनी बेनिफिट विच मे हैव रिजल्टेड, जो भी एजेंट को बेनिफिट हुआ होगा वो एजेंट से वापस क्लेम कर सकता है। इसके अपन 3 केसेस देखते हैं। देखो, पहला, प्रिंसिपल ने क्या किया, प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि मेरी एक प्रॉपर्टी है वो तू बेच दे, ठीक है। ए ने नहीं किया, वो प्रॉपर्टी बेच दिया किसको, सी को, बट एक्चुअली वो क्या था, वो सिर्फ सी का नाम था, वो एक सी जो है वो ए का ही रिलेटिव था, उसने ए ने अपने लिए ही वो प्रॉपर्टी खरीदी थी बिना प्रिंसिपल को बताए। यहां पर प्रिंसिपल चाहे तो ये ट्रांजैक्शन रेपिडिएट कर सकता है, राइट, कैंसिल कर सकता है, क्योंकि एजेंट ने यहां पर इन इफेक्ट खुद के लिए डीलिंग की है। दूसरा, इसका एक और एग्जांपल, प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि मेरी एक प्रॉपर्टी है वो बेच दे, ठीक है। एजेंट ने वो प्रॉपर्टी देखा, एजेंट को क्या पता चला कि वो प्रॉपर्टी के नीचे नहीं, क्या माइन है, गोल्ड की माइन है, बहुत सारा वहां पर गोल्ड है। एजेंट ने क्या बोला प्रिंसिपल को, बोले मालिक आपकी प्रॉपर्टी कोई खरीद नहीं रहा, बट टेंशन मत लो, आपका टेंशन मेरा टेंशन, आपके लिए मैं खरीद लेता हूं वो प्रॉपर्टी, ठीक है। बिना उसको ये बताए कि नीचे माइन है, उसने खरीद लिया। बाद में पता चला कि एजेंट को पता था कि माइन है नीचे, बट उसने नहीं बताया प्रिंसिपल को। यहां पर भी ये प्रिंसिपल जो है इस ट्रांजैक्शन को रेपिडिएट करवा सकता है। तीसरा केस, प्रिंसिपल ने बोला एजेंट को कि भाई वो एक प्रॉपर्टी है बहुत अच्छी है, तू मेरे लिए खरीद ले। एजेंट ने देखा सही में यार बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, एजेंट ने प्रिंसिपल को क्या बोला, अरे मालिक वो प्रॉपर्टी बहुत बेकार है, मैं देख करके आया, कुछ उसमें ये नहीं है, वो आगे चल के आपको लॉस हो जाएगा, मत खरीदो। और थोड़े दिन बाद जाकर के खुद ही खरीद लिया हो, राइट। अब यहां पर जो एजेंट को बेनिफिट डिराइव हुआ होगा इससे, प्रॉपर्टी खरीदने से, वो बेनिफिट प्रिंसिपल उससे क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट, ड्यूटी टू नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स, अगेन जैसा ऊपर था, वो कोई एजेंट सीक्रेट प्रॉफिट्स नहीं कर सकता है बिना प्रिंसिपल को बताए। सीक्रेट प्रॉफिट्स मतलब एडवांटेज ऑब्टेन्ड बाय द एजेंट ओवर एंड अबव हिज रेम्युनरेशन, कोई सीक्रेटली किसी से और कुछ कमीशन ले रहा है, वो कुछ कर रहा है, ये सब नहीं कर सकता।
because contract is of fiduciary nature of agency, requires absolute good faith. ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, ये तो अपन ने देखा कि एजेंट कैनॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर पर्सन टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, सब एजेंट को नॉर्मली अपॉइंट नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट अगर ऑर्डिनरी कस्टम्स ऑफ ट्रेड अलाउ करते हैं तो। एजेंट्स ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल, एक एजेंट को अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो भी पैसा मिला वो उसकी ड्यूटी है कि प्रिंसिपल तक पहुंचा दे, ऑब्वियसली। एंड लास्टली, ड्यूटी नॉट टू यूज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ एजेंसी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी उसको अपने प्रिंसिपल के बारे में कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पता लगी जो कि प्रिंसिपल के कॉम्पिटिटर के लिए शायद बेनिफिशियल हो सकती है, वो एजेंट वो इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकता अगेंस्ट द प्रिंसिपल। मतलब वो इंफॉर्मेशन उसके कॉम्पिटिटर को ले जा करके दे दिया, ऐसा कुछ वो नहीं कर सकता। एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल के अगेंस्ट वो यूज नहीं कर सकता। राइट्स, राइट्स देखें या एक आंसर लिखें? क्या बोलते हो? आंसर लिखें। चलो निकालो बुक्स। This is the question. For 2 marks.
Stop everyone. ओके, क्या बोल रहे हो? ए अपॉइंट्स एम अ माइनर एज हिज एजेंट टू सेल हिज वॉच फॉर कैश एट प्राइस नॉट लेस देन 700. ए ने एक माइनर को एम को अपॉइंट किया कितने में बेचने के लिए? 700. एम ने कितने में बेच दिया उसको डी को? 350. क्या पहली बात तो क्या ये सेल वैलिड है? यस, नो, नो, यस, यस. ओके. Explain the legal position of M and D referring to the provisions of Indian Contract Act. Sale valid क्यों है? तो माइनर है वो तो. पर माइनर के साथ में तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो रहता है. वो किसके लिए काम कर रहा है? एजेंट जो है प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है. तो एक्चुअली भले ही बेचा उसने, बट उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली किसके साथ में हुआ है? डी का ए के साथ में, राइट? इसीलिए सेल वुड बी कंप्लीटली वैलिड, राइट? एंड डी को जो है वो वैलिड टाइटल मिलेगा. अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस as between principal and a third person, even a minor may become an agent, but no person who is not the age of majority of unsound mind can become an agent so as to be responsible to his principal. Thus, if a person who is not competent is appointed as an agent, the principal is liable to the third party for the acts of the agent. Thus, D gets a good title to the watch and A जो है रिकवर कर सकता है क्या M से? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि M जो है माइनर है. M is not liable to A for his negligence in performance of his duties, right? Okay. Question number 2. Three. 4. 5. 2, 3, 4, 5 ये कंपल्सरी, बाकी स्काई इज द लिमिट. ये वाला क्वेश्चन बैंक का, ये वाला भी एक बार देख लेना, क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, रुकते हैं यहां पर. विल कंटिन्यू टुमारो एट 5. आई थॉट 12.